ये नस्ल को बर्बाद करने का ये तरीका है। नस्ल बर्बाद हो जाएगी। आप 30 डाउन द लाइन 30 इयर्स 40 इयर्स इट विल बी, अल्लाह जानता है बेहतर हम लोग कहाँ रहेंगे। जो बच्चे ये बिंज वॉचिंग और इस सब में बहुत ज़्यादा हैं, मैंने देखा है कि वो माँ बाप से रिलेशनशिप्स भी ख़राब होने चालू होते हैं। सही। भाई बहन से भी ख़राब होते हैं, और आपस में फ्रेंड सर्कल में भी वो फ्रेंड्स इज़ ओनली फॉर बेनिफिट्स। कि डोपामिन सस्टेन्ड रिलीज जो है जी वो बेनिफिशियल है, और स्पाइक रिलीज वो डेंजरस है। तो ये सस्टेन्ड रिलीज जो है एक्सरसाइज के जरिए अचीव की जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी नेमतें हमें दी हैं उनमें से सबसे कीमती चीज़ जो हमें मिली है वो है हमारा वक्त। वक्त को बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना, ये एज ए कम्युनिटी हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखती है जो नौजवानों को बर्बाद कर रही है, और वो है गेमिंग एडिक्शन, और इसके अलावा वेब सीरीज़ की एडिक्शन। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे मुस्लिम नौजवान सारा दिन मुलविस रहते हैं, जिससे उनका करियर, उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और इस तरह के ज़रूरी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे पास बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा डॉक्टर शाहिद रज़ा वाला एपिसोड देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हैं और मेरे बड़े भाई की तरह हमेशा मुझे गाइड किया, तो उनमें से आज के गेस्ट भी एक हैं जो है डॉक्टर मोहम्मद आदिल शहरयार, जो कि फार्मेसी में पीएचडी है फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, और अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं DMBH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल भाई, इतनी दूर से आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने वक्त निकाला, बहुत बिजी रहते हैं आप, और उस बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालना, इतनी दूर आना और हमारे विजन को समझना और उसके साथ अलाइन होना, इट मीन्स अ लॉट। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है आदिल भाई कि आप फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, आपकी पीएचडी फार्मेसी में है। अक्सर फार्मासिस्ट का मतलब लोग ये समझते हैं कि दवा दुकान में कोई काम करता है उसी को फार्मासिस्ट कहते हैं, या दवा दुकान में भी लिखा रहता है ड्रगिस्ट एंड फार्मासिस्ट। तो ये एक परसेप्शन बनता है कि ये मेडिकल साइंस का क्या हिस्सा है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो MBBS या जो कर रहे हैं, उससे कैसे रिलेटेड है फार्मेसी? एक्चुअली इंडिया में स्पेशली, बाहर में कम, इंडिया में ज़्यादातर जो है एक बड़ा मिसकंसेप्शन है फार्मासिस्ट पोजीशन को लेके या फार्मेसी प्रोफेशन को लेकर के। अच्छा। फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मासिस्ट नाम जो है ये जैसे ही जहन में आता है लोगों के, तो लोग समझते हैं कि समबडी जो दुकान में खड़ा है और दवा काट रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये जो प्रोफेशन है, इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला है। अच्छा। इट्स नॉट दैट मच, यू कैन नॉट जस्ट थिंक दैट कि भैया हाँ जो फार्मासिस्ट है वो बस दवा दुकान में खड़ा होके ही पत्ता ही काटना उसका रोल है। फार्मेसी में जो कोर्सेस हैं वो बेसिकली डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी। क्लास 12 के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं डिप्लोमा करने के लिए। मैं एक और बात बताऊं, आई एम नॉट ओनली as an associate professor at DMBH Institute of Medical Science, but I am also the training and placement head over there. Okay. So now over here at your platform, it is a big responsibility from my side to make it very clear कि ये position actually होते क्या है। डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जो है इसको करने के लिए आपको 10+2 चाहिए। जनरली बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी कर लेते हैं, और इसको करने के बाद जो जॉब प्रोफाइल है वो सिर्फ फार्मासिस्ट की पोजीशन नहीं है। अच्छा, फार्मासिस्ट की पोजीशन में भी बहुत ही अच्छा वाला फार्मासिस्ट का पोजीशन भी आता है। ठीक है। यू कैन ऑल्सो वर्क इन द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग में काम कर सकते हैं। अच्छा। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, टैबलेट कैप्सूल मैन्युफैक्चर हो रहा, वहाँ पैकेजिंग में लगता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में लगता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, और प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस में तो लगता है। ठीक है ना। अच्छा। ये डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है ना। बैचलर ऑफ फार्मेसी
कंप्लीट करने के बाद आपके पास कई रास्ते होते हैं। Okay. ये जो सिर्फ ये जो दवा काटने वाली जो बात है ना, ये बस वहाँ तक महदूद नहीं है मामला। आपको पास आउट होने के बाद खुद को वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, एंड एज सून एज यू गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप एलिजिबल होते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ से 8 बच्चे जो है अप्रेंटिसशिप पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं CMRI में एज वार्ड फार्मासिस्ट। दे आर हैंडलिंग ड्रग्स दैट आर meant to be for ICU, ठीक है ना, गाइनी वार्ड, कार्डियोवास्कुलर वार्ड, ठीक है ना। इस तरह से ये बहुत ही डायनामिक पोजीशन होता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ओके, दवाओं का आना जाना, उसका कंप्लीट चेकअप के दवा सही जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। जो प्रिस्क्राइब किया गया, समटाइम्स द प्रिस्क्राइब ड्रग इज मॉलिक्यूल नॉट द ब्रांड, तो उस वक्त उसको डिसीजन लेना होता है कि कौन सा अच्छा सिचुएशन में काम करेगा, ठीक है ना। ये सारे चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मासिस्ट पोजीशन के साथ बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद जो है अब बच्चे GPAT दे सकते हैं, ये PCI कंडक्ट कराता है। GPAT देने के बाद बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स खुल जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 4 स्पेशलाइजेशन आते हैं फार्मेसी में। फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, फार्माकोलॉजी व्हाट द ड्रग डज टू योर बॉडी, okay, pharmaceutical chemistry, how do you design or synthesis drugs, and the last is pharmacognosy, the natural aspects of a drug, drug obtained from natural resources, और वो कैसे काम करते हैं। तो ये 4 स्पेशलाइजेशन है। तो मुझे जो समझ में आया कि फार्मेसी इज ऑल अबाउट कि ड्रग को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे डिजाइन करना है, और वो कैसे आपकी बॉडी में इफेक्ट करती है, उसकी स्टडी उसकी स्टडी है। हाँ। आप PhD करके आप साइंटिस्ट हो सकते हो, और उसमें ज्यादातर तो ये तो बहुत ब्रॉड एक सब्जेक्ट, बहुत ड्रग डिस्कवरी इज अ बिग ऑब्वियसली। तो डॉक्टर्स तब डिपेंडेंट है फार्मासिस्ट पर। हम लोग जो काम करके जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, यानी बॉडी क्या दवा के साथ कर रहा है। एक तो मैंने कहा कि दवा बॉडी को क्या कर रहा है, फार्माकोलॉजी, और उसका एक उल्टा है फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, बॉडी दवा के साथ क्या कर रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। हाँ। तो ये जो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी है, ये इसके लिए जो है हम जो फार्मासिस्ट जो PhD करके ये लोग जो रिसर्च में हैं, ये लोग एक्सपेरिमेंट्स करके चाहे ह्यूमंस में चाहे एनिमल्स में हम लोग ये डेटा निकालते हैं कि कितनी देर बॉडी में रह रहा है दवा, क्या ये टॉक्सिक तो नहीं हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए थ्रू जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान जो है क्या ये टॉक्सिक तो नहीं हो रहा है, पेशाब में ये दवा कितनी देर में आ रहा है, निकल कितने रहा है। तो ये पूरा प्रोफाइल जो है बन करके डॉक्टर्स के पास जाता है। तो डॉक्टर्स का काम है सिर्फ प्रिस्क्राइब करना दवा को, डायग्नोस करना, और उसके बाद प्रोग्नोसिस उनका काम, डिजीज डायग्नोस करना और दवा देना। और बाहर में ये चीज और अच्छे से है कि डॉक्टर विल डायग्नोस, दवा जो है वो फार्मासिस्ट के पोजीशंस में रहता है, they prescribe. अच्छा, ओके, they can recommend, doctor can recommend, but it's the pharmacist that gives the medicine. अच्छा, तो ये एज इम्पोर्टेंट एज मेडिसिन हुआ मेरे हिसाब से। और जैसे मान लीजिए कोविड का वक्त जो था, उस वक्त में वो जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो डेवलप हुआ, तो ये डेवलपमेंट मतलब फार्मासिस्ट करते हैं। फार्मासिस्ट, इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें जो फार्मासिस्ट नीचे डिग्री वाले नहीं, एटलीस्ट यू हैव टू होल्ड अ PhD डिग्री, और डॉक्टर्स और ये दोनों मिल करके, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स ऐसा है इसका जो डॉक्टर्स नहीं समझते, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसा है जो हम लोग नहीं समझते। जैसे सिम्टम्स ओरिएंटेड, हम लोग सिम्टम्स ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करते हैं। अच्छा, सिम्टम्स ओरिएंटेड डॉक्टर्स पढ़ते हैं, हम लोग उसमें नहीं जाते। पैथोलॉजी ज़्यादा वो पढ़ते हैं, हम लोग भी पैथोलॉजी पढ़ते हैं, लिमिटेशन में पढ़ते हैं। सही से, ऑब्वियसली दो मतलब इंटरसेक्शंस हैं, लेकिन तब भी दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं सब्जेक्ट्स। सही। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है एडिक्शन से रिलेटेड, मोबाइल और वेब सीरीज, जो भी मोबाइल से ही रिलेटेड एडिक्शन है ये सब, तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी रिलेटेड होता है ये सारे टॉपिक्स। तो फार्मेसी कहाँ तक रिलेटेड है साइकोलॉजी से? इसमें एक पार्ट है, ठीक है ना, जो मैंने कहा फार्माकोलॉजी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दवा क्या बॉडी के साथ करती है, उसमें एक न्यूरोफार्माकोलॉजी आता है, और उसमें एक साइकोफार्माकोलॉजी आता है, यानी साइकियाट्रिक ड्रग्स की स्टडी सारी। अच्छा, ठीक है ना। अभी इसमें एक चीज़ है, साइकियाट्रिक ड्रग्स का तो अपना असर होता ही है दवाओं पे, लेकिन एक बात मैं बोलता चलूँ कि फार्मासिस्ट को बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर कोई दवा आ रहा है लेने के लिए और उसके बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आता है कि सुसाइडल टेंडेंसी वाला है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की कि उसको वो पकड़े उसको और उसको दवा ना दे। अच्छा,
जो एडिक्टिव माइंड्स के लोग हैं, जो एडिक्टिव नेचर, एडिक्शन है दवाओं का, वो दवा जो मांगते हैं तो उससे ही समझ में आ जाता है फार्मासिस्ट को कि वेदर वो दवाएं उनको देनी चाहिए कि नहीं। सही। और एक बहुत बड़ा रोल है, आप जो बुजुर्ग हैं वो दवा खाना नहीं चाहते हैं, वो दवा खाना नहीं चाहते हैं, उनको दवा समझाना और उसको ईज कर देना, ये एक बहुत, ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, ये बहुत चैलेंजिंग है। जैसे सही। जैसे भाई आप रात को ब्रश करके दवा खाइए, ब्रश करना को जोड़ दिया दवा खाने के साथ, ब्रश करने के बाद दवा, तो व्हेनेवर ही विल ब्रश, उसको याद है कि उसको ब्रश करने के बाद दवा खाना है। तो ये साइकोलॉजी से 100% ये जुड़ा हुआ है। बिहेवियर स्टडी करना, रिसर्च में भी हम लोग बिहेवियर स्टडी करते हैं दवा देने के बाद। तो साइकोलॉजी, बिहेवियर, ये सब कुछ इन्वॉल्व है, स्पेशली दोज हु हैव एक्सपर्टाइज इन साइकेट्रिक मेडिसिन। जो लोग साइकेट्रिक मेडिसिन में रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग साइकेट्रिक काम, जैसे मेरे लैब में चल रहा है, कुछ न्यूरोफार्माकोलॉजी का काम भी चल रहा है, ठीक है, तो वो लोग इसको समझते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। और ख़ासकर जो लोग इसको, बाहर में तो बाकायदा अलग से है इसको, मतलब इसको प्रैक्टिस करने का तरीका है फार्मासिस्ट के लिए। सही। वो एक अलग स्पेशलाइजेशन है, फिर उसमें अलग स्पेशलाइजेशन है। सही। तो ये बताइए कि जैसे डोपामीन अभी बहुत ज़्यादा सरफेस पर आया है, पब्लिक में इसका जो एक नॉलेज है डोपामीन का कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं, वो अब लोग जानने लगे हैं। तो जैसे पब्लिक को ये पता लगा कि डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्लेजर देता है, और अभी जो भी कुछ डिज़ाइन होता है, जो भी एप्स हैं, जो भी कंटेंट है, वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि मैक्सिमम डोपामीन रिलीज हो और इंसान एडिक्ट हो जाए। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जो आज का हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स हमें दे दीजिए डोपामीन के बारे में, ताकि एक छोटा सा ब्रीफ, ताकि आगे फिर कंटेक्स्ट समझ में आए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, डोपामिन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये उस ख़ानदान का है जिसके एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, डोपामिन, ये सब उसी रास्ते में चलते हैं। सेरोटोनिन भी है। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको प्लेजर से जोड़ा गया है, यूफोरिक इससे जोड़ा गया है, बट एक्चुअली यूफोरिक से और भी चीज़ें हैं, जैसे सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट है, आपका कैनाबिनॉइड्स है, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स के अलग अलग सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, तो भाई इसमें क्या बोलते हैं, कैनाबिनॉइड्स कुछ हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है, और कुछ सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब उससे मिलता जुलता है, इसलिए कैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, उसका इफेक्ट और कैनबी की तरह होता है, और क्या बोलते हैं, सिंथेसिस करके नए नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जो डिस्को और इसमें चलते हैं, और जो नई जनरेशन है उसको जड़ से ख़त्म किया जा रहा है इसके ज़रिए, जो सच बात है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, डोपामिन को प्लेजर से जोड़ा जाता है, बट ये डोपामिन एक्चुअली जो है ना, एक्चुअली रिवॉर्ड वाला मामला है इसके साथ। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरॉन से रिलीज होता है, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए जो है वो अपने रिसेप्टर्स से बाइंड करता है। ये रिसेप्टर्स बेसिकली वैसा ही है जैसे लॉक एंड की, आप समझ लें कि जैसे हमारा डोपामिन जो है वो की है और ताला जो है वो रिसेप्टर है, और ये ताला जो है, इस तरह के कई ताले जो है वो सेल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। सही। और ये डोपामिन जैसे रिलीज होता है, ये जा करके उन रिसेप्टर से मिलता है और एक सिग्नल जाता है सेल के अंदर, और इस सिग्नल के जरिए एक्शंस होते हैं अलग अलग। ये सब मॉलिक्यूल्स के लिए है, सिर्फ डोपामिन के लिए नहीं है। ये एक बेसिक फंडा है। रिसेप्टर, सारे न्यूरोट्रांसमीटर इसी तरह काम करते हैं। अब ये जो रिसेप्टर है डोपामिन का, अगर इसको अच्छे से समझा जाए, इस रिसेप्टर को, हम ज़्यादा रिसेप्टर्स के मैकेनिज्म और डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ कि डोपामिन बेसिकली रिवॉर्ड, प्लेजर आपने बोला, ठीक है, प्लेजर से भी है, बट नॉट ओनली प्लेजर। जो पब्लिक परसेप्शन है वो मैंने बताया। हाँ, पब्लिक परसेप्शन जो है वो नॉट ओनली प्लेजर, रिवॉर्ड, प्लेजर, मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ों से डोपामिन जुड़ा हुआ है। तो मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी भी चीज़ है डोपामिन। और जिया, तुमको कैसे मैं बताऊं, हम लोग ऐसे रास्ते पर चल चुके हैं, आज की जो जनरेशन है, स्पेशली मुस्लिम जनरेशन, और हमारे जो हिंदुस्तान में जो जनरेशन्स है, और किसी भी धर्म के हो, हम लोग ऐसे रास्ते पर चल चुके हैं कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन।
हम्म, और ये जो डोपामिन जो है, हम्म, ये डोपामिन, इस डोपामिन के साथ खेला जा रहा है। अच्छा। आप जब, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जब मोबाइल, आप जब शॉर्ट्स, कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई बच्चा शॉर्ट्स देख रहा है, तो हो क्या रहा है नेचुरल, पहले मैं बताऊं नेचुरल क्या है। नेचुरल ये है कि डोपामिन जो है वो धीरे धीरे निकले। और ये कब निकलता है? ये तब निकलता है जब आप किसी रिवॉर्ड की उम्मीद में बैठे हुए हैं, कोई रिजल्ट अच्छा। आने वाला है, आपने कुछ काम किया, उसका फल आने वाला है, ठीक है ना, उसका उसका नतीजा निकलने वाला है, सही। आप किसी चीज़ की मेहनत किए, आपको कुछ मिलने वाला है, आप कुछ फ्यूचर, आप कुछ आगे आने वाली चीज़ के इंतजार में तभी हैं, मोटिवेशन मिलता है तब डोपामिन से। ये जो डोपामिन रिलीज हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब सोचो, अगर आप, ये डोपामिन है ही नहीं, सोचिए, अच्छा। अगर ये है ही नहीं तब क्या होगा? जस्ट इमेजिन। किसी को कोई मोटिवेशन मिलेगी ही नहीं कुछ करने का। अब आप जो ये जो शॉर्ट्स देखे जाते हैं, ये जो शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, इसमें एक शॉट आपने, एक 10 सेकंड का, 15 सेकंड का एक शॉट है अप्रॉक्स, मैं बोल रहा हूँ 15 सेकंड का भी 1 मिनट भी होता है। तो इसको देखने के बाद आप जो है, अब आप इंतजार में हैं कि नेक्स्ट शॉट कब ऊपर आए, आपके स्क्रीन पे आए, और वो अंदर से बेचैनी है। ये जब होता है तो डोपामिन, इसका सर्ज होता है, सर्ज माने जबरदस्त, बहुत ज्यादा जबरदस्त ये क्वांटिटी में रिलीज होता है। अब ये रिलीज होने के दौरान आप सोचिए कि जो हमें जरूरत नहीं है वो रिलीज हो रहा है, जो क्वांटिटी हमारी जरूरत की नहीं है वो रिलीज हो रहा है, और ये कितना नुकसानदेह है। सही। तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में और ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है मतलब? नहीं, एक कंपैरिजन है, दवा। अच्छा। एक छोटा सा मैं कंपैरिजन देता हूँ कि कोकेन, कोकेन या एम्फेटामीन तो उसको वो बूस्ट, रनिंग वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह बूस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये डोपामिन रिलीज करते हैं, अच्छा खासा डोपामिन रिलीज करते हैं, और इसका अच्छा इफेक्ट है डोपामिन पे। लेकिन उतना ही डोपामिन आपको ये रिलीज करता है आपका सोशल मीडिया, आप जो मोबाइल कंटिन्यूअस मोबाइल वॉचिंग या बिंज वॉचिंग, ठीक है। ओके। अब क्या होता है, आपने आधा घंटा देखा, स्क्रॉल किया, डोपामिन निकल गया है, बहुत कंटिन्यूअस डोपामिन निकल रहा है। अब क्या है कि एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग इन टू मच ऑफ द टेक्निकल पार्ट, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि मुझे आम खाने की ख्वाहिश हो रही है। अच्छा। ठीक है, मेरे पास आम है, मेरे पास 3 आम है, मैंने तीनों आम खा लिया, ठीक है। अगर मेरे पास 100 आम रहे तो क्या मैं 100 आम खा सकूंगा? नहीं, एक लिमिट है जहां तक आप खा सकते हैं। 3 आम खाने के बाद या 2 आम खाने के बाद ख्वाहिश नहीं होगी? हाँ। क्यों? आई एम सेटिस्फाइड, है ना। डोपामिन क्या करता है, ये जब इसका बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है ना, तो सेल्स को जितना एक्टिविटी करना है, सिग्नलिंग करना है, वो सब हो जाता है। लेकिन एक लेवल आता है जब रिसेप्टर्स, जो भी मैंने कहा रिसेप्टर्स, वो डिसेंसिटाइज होते हैं, सेंसिटिविटी रहती नहीं है डोपामिन की तरफ उनकी। अच्छा। अब उसको वापस सेंसिटाइज करने के लिए आपको हायर लेवल ऑफ डोपामिन चाहिए। इसका मतलब अब आधा घंटा आपके लिए काफी नहीं है, आपको मजा नहीं आ रहा है अब आप वॉच करने में, तो आप क्या करते हैं, आप 1 घंटा जाते हैं, 1.5 घंटा जाते हैं, और अगर वो खींच लिया जाए, वो 1.5 घंटा अगर आपको ना दिया जाए, तो डोपामिन लेवल धीरे 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 घटता जाता है, और बॉडी में एक स्ट्रेस केमिकल है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और इरिटेबिलिटी आने लगती है। अच्छा। आदमी इरिटेट हो जाता है। कॉर्टिसोल बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन भी अफेक्ट करता है? अफेक्ट करता है, बहुत कुछ अफेक्ट करता है, बहुत कुछ अफेक्ट करता है। कॉर्टिसोल मल्टी डायमेंशन में वो उसको अफेक्ट करता है। मतलब कॉर्टिसोल तो बहुत सारी चीज़ें बहुत डिबेटेड है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कॉर्टिसोल का बहुत ज़बरदस्त मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है बॉडी में। अच्छा। तो उसमें ना जा करके एक सिंपली कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस केमिकली हम लोग पकड़ते हैं,
तो अगर ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग्स होगा, बहुत कुछ होगा। अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो कंटेंट हम लोग देखते हैं ये एक तरह का ड्रग ही है, डिजिटल ड्रग, क्या हम कह सकते हैं इसको? एकदम कह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत डिबेटेड ये पॉइंट है। कुछ लोग जो है पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बैलेंसिंग, लेकिन मैंने देखा है कि आप बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। इसको बहुत ही कॉशियसली इस्तेमाल करने का है, सही करना चाहिए इसको। और ये डिजिटल ड्रग, क्यों इसको डिजिटल ड्रग बोला जा रहा है? जैसे एम्फेटामिन या कोकेन या इस तरह की दवाएं जो है आपका जो डोपामिन लेवल जैसे बढ़ा देती हैं, एक ज़बरदस्त सर्ज आ जाता है डोपामिन का रिलीज का, बहुत ज़्यादा रिलीज होता है डोपामिन, वैसे ही ये भी वैसे ही रिलीज करती है, इसलिए इसको डिजिटल ड्रग बोला जाता है। आप समझ रहे हैं ये कहाँ जा रहा है मामला? ये सही ये नस्ल को बर्बाद करने का ये तरीका है। नस्ल बर्बाद हो जाएगी। आप 30 डाउन द लाइन 30 इयर्स 40 इयर्स इट विल बी, अल्लाह जानता है बेहतर हम लोग कहाँ रहेंगे, क्योंकि जो हालत से चल रहा है मामला। सही, यानी कि पूरी जनरेशन जो है वो नशेड़ी ही बन गई, लेकिन वो समझ में नहीं आया, छुपा हुआ था। हाँ, ये नशा है, ये नशा है, ये बिल्कुल 100% ये नशा है। और इसमें बहुत लोग डिबेट करते हैं, इसको एविडेंसेस पे डिबेट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सैंपल्स जो कलेक्टेड, जो सैंपल्स है, सैंपल साइज है, आई थिंक बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बहुत बहुत बच्चियां हैं जो घर में हैं, जो ज़्यादा बाहर निकलती भी नहीं है, बट दे आर, आपको लगेगा कि दे आर वेल, बट आप जैसे ही आप बात करिएगा आपको समझ में आएगा, बच्चियों से बात करने के बाद समझ में आएगा कि बातचीत में ही प्रॉब्लम है, बिहेवियरल्स प्रॉब्लम है। ये है, ये सब तो अभी प्रूफ भी हो चुका है। बच्चों का जो स्पीच इम्पेयरमेंट 100%, वो मोबाइल स्क्रीन देखने से बच्चे बोलना सीख रहे हैं बहुत लेट। जी एकदम आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे थे कि ये जो है ये प्रॉब्लम तो है। ऑटिज्म हो रहा है, ऑटिज्म बहुत कॉमन हो गया अभी। देखिए ना, आप कोलकाता का ही हाल देखिए, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ऑटिस्टिक, विद ऑटिस्टिक सिंड्रोम, स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत का स्पीच डिले हो जा रहा है, बहुत का मेंटल डेवलपमेंट डिलेड है। आज आप देखिए इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये जो सेंटर्स नए नए खुले हैं, जो बच्चों के स्पीच डेवलपमेंट और बिहेवियरल डेवलपमेंट में ये जो हेल्प करते हैं, इन सेंटर्स का मशरूमिंग रिसेंट में हुआ है, रिसेंट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं सेंटर्स, क्योंकि ये चल रहे हैं, पेरेंट्स को जाना पड़ रहा है। कम सेंटर्स है तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, और ये एग्जॉर्बिटेंट चार्ज भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। चार्जेस तो बहुत रहते हैं ऐसे सेंटर्स के। तो अभी ऐसा है कि हर चीज़ को ही कंपनीज पैसा कमाने के लिए इस तरह से डिज़ाइन करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हुक्ड हो सकें, एडिक्ट हो सकें उस चीज़ पर। जी, आपके पास कोई गेम है, कोई कंटेंट है, कुछ भी है जो इंटरनेट पर है, डिजिटल है, तो वो इसी तरह से डिज़ाइंड है बाकायदा कि आपको हुक कर सके। ऐसे माहौल में अपने आप को कैसे क्लियर करें इन चीज़ों से? जाहिर सी बात है, अगर मुझे पता है, मैं एज ए कंज्यूमर, मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मुझे पता है कि ये बिल्कुल वही ड्रग वाली एडिक्शन यहाँ पर हो जाएगी, मैं कैसे बचूँ उससे? क्या तरीका आप बताएंगे हमारे यूथ को? देखिए, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं ना, अगर उसमें आप कहानी पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। कहानी में एक लड़का है, एक जंगल है, एक उस जंगल के करीब एक समुंदर है, और बोट है, और एक छोटी सी कहानी है। अभी मैं जब आपको बोल रहा हूँ ना, तभी आप वो इमेजिन कर पा रहे होंगे, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन जब कहानी आप पढ़ते हैं तो आप खुद इमेजिन करना चालू करते हैं कि ऑथर कैसे आपको स्टोरी लेके जा रहा है। सही, आप सब कुछ अपने दिमाग में बनाना चालू करते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो रिजनरेटिव मोड में रहता है, जनरेटिव मोड में रहता है। और ये जो है दिमाग के लिए जो है ये सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, जैसे वेट लिफ्टिंग है। लेकिन ये जो 1 घंटा 2 घंटा ये जो चल रहा है, इसका शॉर्ट्स देखना, वेब सीरीज देखना, इसका मामला ऐसा है कि आपको कंटेंट बना बनाया मिल रहा है, आपको बस देखना है, ये देखने तक ही है।
हाँ, और आप गौर करेंगे जैसे जैसे शॉट्स ऊपर जाते हैं आपको याद भी नहीं रहता क्या आप ऊपर गया। हाँ, अगर बिल्कुल। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए 10 क्वेश्चन किया जाए आधा घंटा दिखा करके आई एम श्योर कि उसमें 30-40% भी आंसर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 30-40 मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया, उतना भी याद नहीं रहता है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। जो थोड़ा सा ध्यान से देख रहा है हम्म, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और जो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स है इस मामले में हम्म, हैबिचुअल ऑफेंडर्स ही करेक्ट वर्ड है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हैबिचुअल, ये हैबिट है, एडिक्शन है ये एक्चुअली। हम्म, और अगर इसको कोकेन से आप बोलें, ठीक है, क्या है ग्लूटामेट, क्या है ग्लूटामेट? एक जो है एक ऐसा पाथवे है, ग्लूटामेट पाथवे, या आप ऐसा केमिकल बोलिए जो मेमोरी को, किसी चीज़ को एक मेमोरी में लॉक कर देता है लंबे लंबे वक्त तक, अच्छा। ठीक है ना। और ये एक्टिवेटेड रहता है अब एडिक्शन के दौरान, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो चीज़ जो है, ये जो आप कुछ खेल रहे हैं, आप कुछ गेमिंग कर रहे हैं, आप कुछ वेब सीरीज देख रहे हैं, ये लॉक हो जाता है दिमाग में और आप इससे बाहर निकल नहीं पाते। आप शायद सुने होंगे वो वाकया, अभी एक के ड्रामा मूवीज का, वो कोरियन ड्रामा जो चलता है, हाँ, लव गेम, ऐसे ही कुछ है, लव गेम। उसमें तीन बच्चियों ने गाजियाबाद में कूद करके छत से जान दे दी अपनी, तीनों बहनें थी और तीनों। स्क्विड गेम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, स्क्विड गेम नहीं, लव गेम, चैलेंजेस वाला। अच्छा, मुझे आइडिया कोरियन नहीं लव गेम है ये इसमें चैलेंजेस दे देता है और आपको वो करना रहता है। तो इनके फादर जो है, ही वाज नॉट कॉशियस अबाउट इट। उनको पता चला कि भाई मेरी बेटियां तीनों एडिक्टेड हो गई हैं, कोई अगर कोकेन का नशा कर रहा है उसको बंद कर दीजिएगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेगा। हाँ। और वो मैंने देखा है, वो छटपटाते हैं लोग, बाकायदा छटपटाते हैं, सर को पटकते हैं, चोरी करना, मर्डर करना, कुछ लेवल तक भी जा सकते हैं। इसमें लोग एक्सप्लॉइट भी होते हैं। अब आप ये केस को गौर करिए, इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में फादर ने क्या किया, तीनों बच्चियों का जो वो कोरियन वो जो ड्रामा है, वो चैलेंज वाला गेम जो है उसमें चलता है, वो चैलेंज देता है और ये करना होता है। दे यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक कोरियंस, यू वोंट बिलीव। वो लोग कोरियंस की तरह ड्रेस करते थे, कोरियंस लोग की तरह बात करने की कोशिश करते थे। इवन उन लोगों ने कहा था अपने फादर को कि हम लोगों को कोरिया घुमाइए, ठीक है ना। और उनके सुसाइड नोट में लिखा हुआ था, फादर ने कोरियन वो गेम जो है वो बंद करवा दिया। उससे बहुत ज़बरदस्त वो इफेक्ट हुए। और उन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी उसमें यही लिखा कि आप हम लोगों को कोरिया से अलग नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, कोरिया, उनकी सोसाइटी जो है उन लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो लोग उससे अलग ही नहीं हो पा रहे थे। और आखिर में तीनों ने छत से कूद के जान दे दिया। ये तो मैंने बचपन में ये कोकेन एडिक्शन और गांजा और ये सब के एडिक्शन में मैं सुनता था। लेकिन अब आप सेम चीज यहाँ पर एंटरटेनमेंट के हवाले से देखने को मिल रही है। खैर, तो इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में कुछ बताइए कि हमें यूथ को क्या करना होगा इसके लिए। देखिए, मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, वी शुड रिटर्न बैक टू द 90s। अच्छा। एंड द इनिशियल ईयर्स ऑफ 2000, ठीक है ना। वी शुड, आई मिस दोज डेज। लेकिन क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बच्चों में ये आम करना होगा आपको। सही। नेचर की अहमियत जो है वो बच्चों को बतानी होगी। ये जो सुबह उठ करके जो ये नेचर के बीच में चलना, पार्क में जाना और बैठ करके एडमायर करना, ये सब जो है बच्चों में लाना होगा। और शरई अगर आप पूछिएगा इस्लामिकली, देन डेफिनेटली कमिंग क्लोज टू अल्लाह। जी बिल्कुल। ऑफरिंग सलाह एट द राइट टाइम, मेकिंग वन सेल्फ डिसिप्लिन्ड, खुद को डिसिप्लिन। वो आपने जो कहा कि मेमोरी को लॉक कर देता है ग्लूटामेट, तो अभी वही हो रहा है कि अल्लाह के लिए जगह नहीं है दिमाग में ना। हमेशा मोबाइल और जो भी चीज़ें में हम फंसे हुए हैं, एडिक्टेड है, वही हमारे दिमाग को, हमारी सोच को ऑक्यूपाई करके रखता है। मुझे लगता है ऐसा ना कि आवर जनरेशन, आवर इंडियन जनरेशन, वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। सही।
ट्रूली मैं अपने आँख से होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि हमने 90s देखा है, हमने 2000 की शुरुआत भी देखी है, कैसे ऑर्कुट से कैसे व्हाट्सएप में हम लोग आए, जी। ये देखा। पहले मेरे क्लास में ऑर्कुट चलता था, सब बात करते थे, मैं दूर रहता था। और मैंने 2003-4 से 2010 तक या 11 तक आप बोलिए, मैं जानबूझ करके मैं सिर्फ याहू अकाउंट बनाया था, और ये जितने भी अकाउंट्स हैं, याहू मेल वाला अकाउंट जो है वो बनाया था पहले 2000 की शुरुआत में, या 1999 या उसके करीब। याहू चैट चलता होगा, इफ यू रिमेंबर, याहू मैसेंजर, वो चैटिंग होता था, चैट रूम्स होते थे, ठीक है ना, वो वहीं तक सीमित था। उसके बाद मैंने ठान लिया, क्योंकि मुझे फील होता था कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें टाइम दे रहा हूँ, तो मैं उस वक्त तो इतना कुछ नहीं था, मैं विड्रॉ किया और मैं उसको बंद कर दिया, और मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो कुछ भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होना चालू हुआ था, मैं उससे दूर रहता था। लेकिन इतना आम हो गया है कि अगर आप नहीं करिएगा तो ये भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, तो आप बिल्कुल दुनिया से कट जाएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं करिएगा। तो आप यू आर एट लॉस। हाँ, हम लोग लॉस में रहेंगे अगर नहीं कुछ करते हैं तो। आजकल ऐसा है कि छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, हर कोई अपने घर से एक छोटा सा एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। बिजनेस का प्लेटफॉर्म भी व्हाट्सएप है, और कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म भी व्हाट्सएप है। उसी में लिंक्स आते हैं, सोशल मीडिया, अलग अलग वीडियोस के लिंक्स भी उसी में आ रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल इंटीग्रेट हो गया है। अगर आपको सब बंद करना पड़ेगा कंप्लीट, आपको जंगल में चले जाना पड़ेगा। ये सिचुएशन ये एकदम सही बोला आपने। और काम वाम में ईज भी होता है व्हाट्सएप के जरिए, जो है बहुत आसानी भी होती है। बिल्कुल, मैंने बहुत बार सोचा कि स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देते हैं छोटे वाले कीपैड वाले फोन से, डम फोन जिसको आजकल कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगेन वहाँ पे कम्युनिकेशन इशू है, व्हाट्सएप नहीं है। उसके बाद में आजकल यूपीआई पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं पेमेंट के लिए, वो नहीं है। और कहीं बाहर अगर निकलता हूँ मैं तो गूगल मैप्स की जरूरत पड़ती है, वो नहीं अवेलेबल। ये 2-3 चीजें हैं जिनके बिना ऐसा लगता है कि तो सवाल ही नहीं है, इसके बिना कैसे जाएंगे। आप सोचिए हाउ मच वी हैव बीन मैनिपुलेटेड। यस, बिल्कुल। पहले हम अगर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले अगर बात हो गई कि हम उस दिन आने वाले हैं, तो वो कमिटमेंट रहता था। आप देखिए, और ज़्यादा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम लोग चले जाते थे। लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं। अभी पल पल आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन देना होगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, ऐसा है। और आपके घर में कोई आ रहे तो वो भी बेचारे पल पल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, सेम थिंग बोथ साइड। तो ये जो चीज़ जो है, ये वी हैव ऑलरेडी बीन मैनिपुलेटेड। मुझे डैमेज हैज बीन डन। डैमेज हैज बीन डन। ये जो वायलेंट गेम्स होते हैं, आपको लगता है कि ये वायलेंट बनाते हैं, क्या हमारे सोच को इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, एक आर्टिकल छपा था, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, नाउ दे आर क्लासिफाइंग इट। अच्छा, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, इसको एज ए प्रॉपर डिसऑर्डर मान लिया गया है। एक डिसऑर्डर। अभी तक तो उसको क्लासिफाई उस तरह से डिसऑर्डर में लाया नहीं गया, लेकिन बोलना तो चालू कर दिया गया, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। रिसर्च पेपर्स में DSM-6 में आ जाएगा। हाँ, वो बहुत जल्दी वो आ ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्टिल जो रिसर्च पेपर्स है या एनालिटिकल मेटा एनालिसिस का जो पेपर होता है, उसमें अभी भी ये कंक्लूड करते कि नहीं, ये फुल्ली रिलेटेड नहीं है वायलेंस से। लेकिन आप रोब्लॉक्स का नाम सुने होंगे। जी। रोब्लॉक्स एक प्लेटफॉर्म है, और मैं क्या, आप तो इसी फील्ड से हैं, आप तो और ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, ठीक है। आई बिलीव you understand technology better than what we understand, because it's all about field. So Roblox का नाम सुना होगा आपने। Roblox एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ना कि गेम खेल सकते हैं, बल्कि आप गेम बना भी सकते हैं। जी। ब्रिटिश कोलंबिया में एक बच्चा जो है 18 साल का, वो वायलेंट शूटिंग में पकड़ाया है। अच्छा। एंड वो रोब्लॉक्स पर जाके गेम डिज़ाइन किया था, मॉल का सिनेरियो, और वहाँ पे एक दूसरे को शूट करना है। अच्छा। और जो अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल है, बॉडी है, वो लोग इस केस को देख रहे हैं। अभी रोब्लॉक्स जो है पूरा का पूरा CAIR उसके अंडर में आ गए हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। दे हैड टू विड्रॉ द
दैट टू टेक ऑफ द गेमिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म से रिमूव करना पड़ा। और जो सस्पेक्ट है वो तो उस पर तो चल ही रहा है केस, बिल्कुल। लेकिन ये रोब्लॉक्स पे भी चल रहा है। और मुसलमानों के लिए तो ये गेमिंग जो है, जो उलमा जो गेमिंग का जो डेफिनेशन बताते हैं जो एक्सेप्टेबल है, आई डोंट थिंक वो, मुझे लगता है ऐसा, आई डोंट थिंक दैट एग्जिस्ट। और जो एग्जिस्ट भी करता है वो उतना एडवेंचरस नहीं है, उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। अच्छा, मैंने जिसको वो हलाल कहते हैं, जिसको हलाल कहते हैं उलमा, जिसको हलाल कहते हैं वो इतना एडवेंचरस नहीं है। आप और इन गेमिंग के ज़रिए तो मुसलमानों को टारगेट भी किया जा रहा है जी। आप देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, एक स्विस गेम है मिनारेट, अटैक ऑफ द मिनारेट। अच्छा। मस्जिद का जो गुंबज जो होता है, मिनारेट जो होता है, मीनार जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उनको थ्रेट लगता है। अच्छा, ठीक है ना। तो उस पर गेम बना है अटैक ऑफ द मिनारेट। उसके बाद और भी गेम है, बॉम्ब गाजा, मुस्लिम मसाकर। बाकायदा इस पे एक आर्टिकल है, क्रिटिसाइज करने के लिए एक आर्टिकल छपा है। इट शुड बी रेड, उसको पढ़ना चाहिए। सही। यानी किस तरह से इस्लामोफोबिया को फ्यूल किया जा रहा है गेमिंग के थ्रू, राइट। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, गेमिंग हो या अडल्ट साइट्स हो। मैं कुछ दिन पहले एक चीज़ मेरे नॉलेज में आई कि एक कैलकुलस का टीचर वो अपना वीडियोस जी, वो एक पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पे अपलोड करता है और उससे उसका चलता है ज़्यादा। जी। इमेजिन कि लोग कितना ज़्यादा एडिक्टेड हैं इस तरह के साइट से। अल्लाह अकबर, ये तो है, ये अल्लाह रहम करे। ये भी तो एक प्रॉब्लम होती है ना कि अगर आप गेम्स खेलते हैं, जैसे यहाँ पर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो BGMI, PUBG जिसको कहते हैं, फिर एक फ्री फायर है। ये गेम्स जो है अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं यूथ में। लड़के जो है वो दिन भर जो सड़कों के बाहर बैठे रहते हैं और खेलते रहते हैं एक साथ बैठ करके। मल्टीप्लेयर गेम है चूँकि ऑनलाइन, तो लोग खेल रहे हैं। इससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है झूठा। अगर ज़िंदगी में हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं अच्छा, तो ये एक सुकून देता है कि चलो कम से कम गेम में हमारा तो, हम तो लीडर बोर्ड में, स्कोर बोर्ड में टॉप पर हैं। क्या ये ऐसा भी कुछ है, ऐसा फैक्टर? बाहरी सही जो दुनिया है, रियल वर्ल्ड जो है, उसमें एक बच्चा 16-17 साल का वो फेल कर रहा है, इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और वो उसको रिलीफ कर रहा है उसमें ये जो दर्द है लोगों का, जो उसके लिए जो सोच है, उससे वो लड़ने के बजाय, उससे वो जूझने के बजाय, स्ट्रगल करने के बजाय, अच्छा पढ़ने के, मेहनत करने के बजाय, वो जब हार रहा है, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो वो क्या कर रहा है, वो अब जा रहा है उस दुनिया में जहाँ वो जीत सकता है। लेकिन ये जो दुनिया हम लोग इस्लामिकली जो दुनिया में हम लोग हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है, तो वो हमेशा के लिए कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, वो तो ख़त्म हुआ था तुरंत 1-2 घंटा के बाद। जब डोपामिन पूरा लो हो जाता है तो बहुत दिल नहीं करता है, फ्रस्ट्रेशन आना चालू होता है, और वो जैसे ही कंसोल अपना बंद करता है या अपना मोबाइल जो है उसका सिस्टम जैसे ही ख़त्म करता है, गेम का लॉग आउट करता है या बंद करता है, उसके बाद जब वो रियल वर्ल्ड में आता है तो फ्रस्ट्रेशन के बजाय और कुछ नहीं रहता। सही। और यही वजह है ये आधा से ज़्यादा बच्चों में जो डिप्रेशन आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है गेमिंग। ठीक है, और ये एक कंटिन्यूस लूप भी तो है। जैसे पहले के गेम्स होते थे कि हमने एक गेम खरीद लिया जी, आई ओन इट, हाँ, अब मैं उसको खेल सकता हूँ। जो भी अचीवमेंट ये होता था, आई हैव कंप्लीटेड द गेम। अभी क्या है कि लीडर बोर्ड का, स्कोर बोर्ड का सिस्टम है कि आप उसमें रैंक होता है। अच्छा, अब वो रैंक जो है वो हमेशा के लिए नहीं है। नाउ इट गेट रिफ्रेश्ड एवरी वीक और एवरी मंथ। तो आपको कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा अगर आपको अपना जो पोजीशन है वो होल्ड करके रखना है। तो लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो एक पूरा ट्रैप है, प्रॉपर ट्रैप है। ये पूरा विशियस साइकिल है, पूरा विशियस साइकिल है, और इससे निकलना अल्लाह से बहुत दुआ की ज़रूरत है जी। अल्लाह से बहुत दुआ मांगने की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं हमारे वो इस साइकिल से निकलें, इस भरम से निकलें। ये मिराज है एक, जी, ये एक बहुत बड़ा मिराज है, धोखा है बहुत बड़ा।
ये दुनिया जैसे ही बंद होती है ना, वैसे ही अभी तो वो भी गूगल का एक वो निकला है, क्या बोलते हैं, जी वो वीआर हाँ ग्लासेस। हाँ वीआर ग्लासेस, उसमें तो और मसला है। वो तो अलग दुनिया ही, अलग पहचान ही बना करके खुद को डाल रहा है। वो तो हमको लगता है कि 5-10 साल के अंदर वो सबसे बड़ा डेंजरस थ्रेट है। देखने में सबसे ज़्यादा गेमिंग लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो है, क्योंकि उसमें एक रिपोर्ट भी आया है सेक्सुअल हरासमेंट का। गेम्स भी खेलते हैं ना, वो और इमर्सिव होता है, वो और इमर्सिव होता है। वो उसमें सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस आया है कि 3 जन जो है वो एंट्री किए एक साथ और उसमें सेक्सुअल हरासमेंट भी किया गया। तो बहुत कुछ पॉसिबल है अंदर में। जी जी जो आप जबान से आदमी बोल नहीं पा रहा है, वो जाके वहाँ कर रहा है। वो एक पूरा पैंडोरास बॉक्स है, वो हर तरह का परवर्जन वहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए पूरा। बहुत टॉक्सिक है वो, सुनने में एडवांस टेक्नोलॉजी लगता है। इस्लाम इज नॉट अगेंस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज जी, हरगिज नहीं। इस्लाम प्रमोट करता है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके टेक्नोलॉजी यूज करिए ना। जो लोग पैर से माजूर हैं उनको चलने में मदद कर रहा है। AI बेस्ड रोबोट्स आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है ना, वो सब दीज आर ऑल फाइन, देयर इज नथिंग हार्मफुल, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू अबाउट इट। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो आपको आपके हेल्थ को, आपके माइंड को, और आपका माइंड मैनिपुलेट हो रहा है, बच्चों का माइंड मैनिपुलेट हो रहा है, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल। और अब गौर करिए, कुछ मूवीज भी आए हैं जिसमें माइंड मैनिपुलेट कर करके जो चाहे करवाया जा रहा है। डोंट यू थिंक दैट वी आर ट्रैवलिंग ऑन दैट पाथ, वी आर मूविंग ऑन दैट पाथ? जी, जो फिक्शन था अब रियलिटी बनते जा रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आदिल भाई, कुछ हमारा एक सेक्शन होता है हर एपिसोड में जहाँ पर हम कुछ ब्लाइंड क्वेश्चंस करते हैं। तो 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस होंगे, आपको तीनों ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करना है, सॉर्ट करना है। तीनों ऑप्शंस सही है, लेकिन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या। ठीक है। ऐसे 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है, यूथ के पोटेंशियल को सबसे ज्यादा कौन सी चीज डिस्ट्रॉय करती है आपके ओपिनियन में? इन तीनों में से आपको रैंक करना है फ्रॉम मोस्ट डेंजरस टू लीस्ट। ओके, पहली चीज है ऑनलाइन गेमिंग, दूसरा है रील्स, और तीसरा है बिंज वॉचिंग, यानी कि मूवीज और टीवी सीरीज को बिल्कुल एक लाइन से आप देख रहे हैं, क्योंकि कंटेंट का भी समंदर पड़ा हुआ है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा। और लड़के जो हैं वो लगे हुए हैं उसमें कि सारा दिन वो सीरीज देख रहे हैं। तो गेमिंग, रील्स या सीरीज? देखिए, वेब सीरीज और ये है क्या बोलते हैं, रील्स, ये अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वो खुद को हार्म कर रहा है, हार्म कर रहा है। अच्छा। लेकिन गेमिंग जो है, गेमिंग खुद को तो मार ही दे रहा है, दूसरों को भी मार दे रहा है। तो मेरी नज़र में तो गेमिंग टॉप में है, सबसे खतरनाक है। अच्छा, ओके। उसके बाद जो है, किस सेंस में आप कह रहे हैं कि मार देगा? मतलब वो वायलेंट हो जाना, वायलेंट हो जाता है बच्चे। अच्छा, बच्चे वायलेंट हो जा रहे हैं, और एक केस नहीं, कई केसेस हैं। एक केस होता तो आप बोल सकते हैं ठीक है, जी। एंड दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इनटू दिस एक्ट, ये जो मास शूटिंग और मर्डर करने का जो मामला है, इसमें जो बच्चे हैं, दे वर ऑल इन्वॉल्व्ड इन गेमिंग, और वो भी गेमिंग, वायलेंट गेम्स, वायलेंट गेम्स में वो लोग इन्वॉल्व थे। सही। तो जिया, आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि ये इसको आपको टॉप में रखना होगा। और दूसरा जो है, दूसरा वेब सीरीज, और तीसरा जो है रील्स, हमको लगता है, क्योंकि रील्स फिर भी आप निकलते हैं, काम करते हैं। वेब सीरीज ऐसा है कि आपके, क्योंकि रील्स तो आप भूल जा रहे हैं, लेकिन वेब सीरीज आपके दिमाग में रह रहा, चल रहा है, आपके नॉर्मल काम में हार्म हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि कब ये काम खत्म हो तो हम उसमें घुसें जी, देखने के लिए। वो कोकेन की तरह है, बड़ा वाला कोकेन है। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ एपिसोड्स हैं, अब जब तक वो 10-12 एपिसोड खत्म ना हो जाए तब तक आपका कुछ काम नहीं हो पाएगा। रील्स को आप जब चाहे बंद कर सकते हैं, आपने फोन लॉक कर दिया, पॉकेट में डाला, फिर आप काम करने लगे, लेकिन ये आपका पूरा जिंदगी खा जाता है। और एक प्रॉब्लम है, वो जैसे ही वेब सीरीज खत्म होता है, एक खालीपन आ जाता है। हाँ, आप अब इंतजार में, अब क्या करेंगे, अब क्या करें, तो उसीलिए तो फिर वो लूप चलता है ना, फिर आप खोजते हैं कि एक और अगला सीजन आ जाए, अगला सीजन आ जाए, और वो सीजन भी खत्म हो जाता है, तब तो और खराब लगता है। जी, ये चलता है। बिल्कुल। दूसरा सवाल हमारा ये है, अगर कोई लड़का है
मुस्लिम नौजवान है, अगर वो अपने आप को 6 घंटे के लिए एक रूम में बंद कर देता है, मतलब चाहे वो रील्स चला रहा है, गेम्स खेल रहा है, सीरीज कुछ भी देख रहा है, सबसे बड़ा नुकसान किस चीज का होगा उसके लिए? वक्त का, सेहत का, या इखलाक का? सब इंटर रिलेटेड है जी, लेकिन तब भी अगर डिफिकल्ट टू रैंक, बट अगर आप देंगे तो सबसे पहले तो वक्त, पहले आपने वक्त बर्बाद किया, सही। सेकंड में मेंटल हेल्थ, सेहत, मतलब सेहत आप पूरा हो जाएगा, और थर्ड में इखलाक। इखलाक, क्योंकि जैसे ही इरिटेबिलिटी आएगी जी, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। और एक यहाँ एक बात मैं बोलूँ कि अगर बहुत गैप हो जाता है ना इसमें, ये जो बिंज वॉचिंग और इसमें गैप हो जाता है, और आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं और उनके साथ बैठ के बात करते हैं, तो एक्चुअली आप इंजॉय करना चालू कर जाते हैं। हाँ, जब डिटॉक्स करते हैं हाँ, आप इंजॉय करना चालू कर जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अरे मैंने क्यों नहीं इन लोगों से मिला पहले। जी। ऐसा लगता है हम लोग काफ़ी वक्त के बाद मिल रहे हैं, वो अच्छा लगने लगता है। लेकिन आदमी वापस वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में चले जाता है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल जो है। और जब आप उस फेज में रहते हैं, जब आप बिजी हैं एडिक्शन में, तो फिर बहुत एक न्यूसेंस लगता है कि अरे इनसे इतनी देर बैठ के बात करना पड़ेगा, क्यों आ गए ये रिश्तेदार या जो भी। हाँ, अवॉइड करना हम लोग शुरू कर देते हैं। ये होता है अगर आप खासकर वेब सीरीज के बीच में हो और रिश्तेदार आ जाए, चाहे जितने भी महबूब रिश्तेदार हो, जी, आप पसंद नहीं करिएगा उसको। बिल्कुल। और ये देखा गया ना कि अभी कंटेंट ही ऐसा बनता है जो मसालेदार हो बहुत, जो बहुत ज़्यादा आंखों को भाए, बहुत ज़्यादा हमको, वही आपने जो कहा कि दिमाग को स्विच ऑफ करके देखना है, दिमाग को ज़्यादा काम नहीं करने देना है। जैसे बिग बॉस जैसे शोज जो चलते हैं, उनमें मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं ऐसे शोज में, उनके बिहेवियर को असर होता है। वो जिस तरह से उस शो में बदअखलाकी दिखाई जाती है, वो अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप के साथ इंटरेक्शन में भी वो दिखने लगता है। अरे जो बच्चे ये बिंज वॉचिंग और इस सब में बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मैंने अब तक चूँकि मेरा सैंपल बहुत छोटा है, मेरी आँख जहाँ तक जाती है, जो रिश्तेदार हैं, जो इधर उधर हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, या जी मैंने देखा है कि वो माँ बाप से रिलेशनशिप्स भी ख़राब होने चालू होते हैं। सही। भाई बहन से भी ख़राब होते हैं, और आपस में फ्रेंड सर्कल में भी वो फ्रेंड्स इज़ ओनली फॉर बेनिफिट्स। वो बैठ करके गेमिंग खेलो तो ठीक है, सही। अगर आप मुझे बुलाओगे क्रिकेट खेलने के लिए, मैं नहीं जाऊँगा। ये एटीट्यूड हो गया बच्चों का। एक और वाक़या मैं बताऊँ कि कुछ दिन पहले मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल CMRI। आई वाज गोइंग फॉर माय एक्चुअली कुछ बच्चों का इंटरव्यू था, तो मुझे जाना पड़ा। तो मैं गुजर रहा था ब्रिगेड ग्राउंड से, जहाँ हम लोग बचपन में खेलते थे क्रिकेट। अच्छा। और जिस वक्त मैं गुजर रहा था वो पीक आवर है वहाँ भीड़ होने का, वहाँ बच्चे बैट बॉल क्रिकेट फुटबॉल जो होता है खेलते हैं, ठीक है ना। पर मैं आई वाज एस्टोनिश्ड, खाली, बिल्कुल खाली, मतलब थे कुछ लोग लेकिन वो मामला था ही नहीं, खाली थे। तो बच्चे तो मोबाइल में पड़े हुए हैं, जी, तो हाथ में बल्ला कौन लेगा, फुटबॉल कौन लेगा, वो नहीं होता। सही। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है क्विज सेक्शन में, वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि सर मैं एडिक्टेड हूँ, तो आपको क्या लगता है कौन सा सॉल्यूशन उसको आप देंगे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन तीनों में से? पहले ये है कि उसको आप ये इंस्ट्रक्ट कीजिए कि जो भी ऐप है उसको डिलीट कर दें। दूसरा ये कि एक अच्छी हॉबी खोजे उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर, और तीसरा कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कोई खोजे जो उसको चेक में रखे कि तुम क्यों ये चीज़ें देख रहे हो, एडिक्टेड हो इस चीज़ में। एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो खोजना, मैं इसको रियल टाइम एक्सपीरियंस पे मैं इसको आंसर करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे रात दिन आते हैं, फाइनल ईयर के फर्स्ट ईयर के बच्चे आते रहते हैं मेरे पास। जी। ऐप को डिलीट करना जो है ना वो सोल्यूशन नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी जो मैंने केस कुछ देर पहले बताया था जिसमें फादर जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया था सिस्टम। सही। क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसको फोर्सिबली अगर आप डिलीट करने को बोलते हो, वो आपके प्रेशर में डिलीट तो कर लेकिन देता है। इस केस में फोर्सिबली नहीं है, बच्चा खुद आपके पास आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे व्यूअर्स हैं, वो एक्नॉलेज कर लेते हैं अगर इस बात को कि यस आई एम एडिक्टेड, देन व्हाट नेक्स्ट? जी, देन व्हाट नेक्स्ट? हाँ, तो क्या फिर
जानबूझकर खुद से नहीं, step अगर लेता है ऐप से deleting एडिक्टेड है हम्म। तो ऐप को तो अगर वो इससे कंसेंट दे देता है, खुद ही राजी होता है, हम्म, तो वो ऐप डिलीट करे पहले, क्योंकि सोर्स हाँ। हटेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हटेगा। हम्म, पहले तो ऐप डिलीट करे। सही। दूसरा कि जो अकाउंटेंस की जो बात है हम्म, कि भाई कोई अच्छा साथी हमको मिल जाए, जी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी तो है, अ मैन इज़ ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड। जी बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सब कोई अपने करीबी दोस्त से इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल। तो अगर उसका दोस्त जो है, उस बच्चे का दोस्त जो है, अगर कोई नेक बच्चा है जिसकी पेरेंटिंग अच्छे से हुई है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग बून फॉर हिम। वो डेफिनेटली। बहुत बड़ा उसका एडवांटेज है उसके लिए, कि उसको रोकेगा तो सही कम से कम कि ये मत करो वो मत करो। ये सही। सही, इसको सेकंड में आप ले सकते हैं आप। और फिर फाइंडिंग अ गुड हॉबी, और गुड हॉबी, अच्छे दोस्त रहेंगे तो हॉबी तो तो खुद ब खुद बनती है। और ये हॉबी कभी कभी लगता है जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है ना, उनको बहला फुसला के कुछ ऐसी चीज़ में उनको डाल देना चाहिए जो उनकी हॉबी बन जाए। अच्छा। क्योंकि वो खुद इस पोजीशन में नहीं रहते कि हॉबी सेलेक्ट कर पाए। वो सेलेक्ट करेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वही डोपामिन का मामला है। डोपामिन तो ऑलरेडी सर्च होकर, जो लाइकनेस का जो मामला है कि भाई हमको वो चीज़ अच्छा होगा, हमको वो चीज़ वो चाहिए। आदमी तो सोशल मीडिया और ये स्क्रीन देख देख के तो वो एग्जॉस्ट कर रहा है अपना डोपामिन, रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो रहा है। तो आपको वो तो अच्छा ऑप्शन है ही कि आप ऐप डिलीट करें, सोर्स ख़त्म करें, फ्रेंड अच्छे आए। तीसरा है कि आप खुद उसको कुछ हॉबी में बहाना से, किसी भी बहाने से उसको फुसला करके उसको डालें। सही। स्पोर्ट्स हुआ तो वो और अच्छा है। लेकिन मैं एक जानता हूँ हॉबी, मैं खुद थोड़ा सा अटैच्ड हूँ उस हॉबी से, और मुझे लगता है कि वो काम करता है। वो चीज़ है टेबल टॉप गेमिंग, जिसको कहते हैं, यानी रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ गेमिंग। कार्ड्स और बोर्ड गेम जैसे होते हैं। हाँ। तो अभी बोर्ड गेम का गोल्डन एज माना जाता है, रिसेंट 10 साल में बहुत बूम हुआ है इसका। उससे क्या होता है कि वो एक ऐसी हॉबी है जहाँ पर अगर आपको खेलना है, देन यू हैव टू फाइंड पीपल, देन यू हैव टू टीच देम द रूल्स, और साथ में बैठ के लोग खेलते हैं। तो वो एंटरटेनमेंट और सोशलाइजेशन एक साथ होता है ऐसे गेम्स में। हाँ, ये तो सही है। लेकिन ऑफ कोर्स उलमा का जो फ्रेमवर्क है, क्या हलाल है क्या नहीं, जैसे डाइस वाले गेम्स को अवॉइड करना है, ये चीजें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एकदम सही बोला आपने जी। बिल्कुल। अच्छा, एक सॉल्यूशन होता है इस तरह की चीज़ों को रोकने का कि आप बिल्कुल, जिसको कोल्ड टर्की कहा जाता है, कि आप बिल्कुल रोक देते हैं कंप्लीट। एक होता है स्लोली रुकना। क्या ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है? जैसे आप एडिक्टेड हैं फ़ोन से, अब आप चाहते हैं कि मैं अब तो कल से फ़ोन बंद कर दूंगा, लेकिन होता क्या है, फिर 1 हफ्ते 10 दिन तक आप मेंटेन कर पाते हैं, फिर बाउंस बैक आप कर जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप धीरे धीरे लिमिट करने की कोशिश करते हैं अपना जो यूजेज है। क्या तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है साइंटिफिकली? धीरे धीरे जो है वो सबसे प्रूवन सोल्यूशन है। अच्छा, उसको ही लाना चाहिए। झट से अगर आप काट देते हैं वो बहुत इफेक्ट करता है। और ये जो इफेक्ट है ये बहुत वेरिएबल है। लोग यानी पीपल टू पीपल डिफर। लोग एक को कुछ और तरह से इफेक्ट करेगा, एक को कुछ और तरह से इफेक्ट करेगा। सही अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए इस मामले में मुझे तो लगता है कि हम लोग वो दौर से गुजर रहे हैं जहाँ कोकेन रोकना, कोकेन कंजम्पशन और कोकेन को या किसी भी ड्रग को लिमिट करना ज़्यादा इजी है। और ये जो अभी जो डिजिटल एडिक्शन जो है इसको रोकना, ये हमको लगता है कि अब सेम लेवल में चले ही है। उसमें कोई भी जो ड्रग है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब यू हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम समवेयर। अगर आप अवेलेबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं तो आप नहीं कंज्यूम कर पाएंगे ना। अगर आपका डीलर जो है वही नहीं एग्जिस्ट करता है, अगर आप उसको ख़त्म करते हैं तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, बहुत सिस्टमेटिकली उसको ख़त्म किया जाता है। क्योंकि आप सडन जो है एक जॉल्ट के साथ जो है आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप उसको ख़त्म करते हैं तो वो एडवर्स विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब अजीब विड्रॉल सिम्टम्स में वो रिजल्ट आएगा और बहुत हेल्थ को बहुत हार्म करता है। और इसमें कभी कभी लोग वायलेंट हो जाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं।
और उनको अगर प्रॉमिस किया जाए कि तुम्हें ये चीज़ मैं दे दूंगा, ये काम करो, तो किसी हद तक भी वो जाने को तैयार रहते हैं फिर। किसी भी हद तक बोल तो रहे, यू कैन मैनिपुलेट दिस काइंड ऑफ पीपल वेरी इजीली, जस्ट विद द हेल्प ऑफ, इफ यू हैव दोस थिंग्स यू कैन मैनिपुलेट पीपल। जो मुझे एग्जांपल याद आ रहा है वो हसन इब्न सबाह का जो एग्जांपल है कि अच्छा। उसने एक पैराडाइस बनाया था हसन इब्न सबाह ने, और उसमें वो लोगों को डालता था और कहता था कि ये जन्नत है, और वहाँ पर वो हशीश पिलाता था उनको। अच्छा। और उसके बाद जब पीने के बाद में उनको लगता था ये वाकई जन्नत के जैसा, उनको इतना मज़ा आता था कि हम्म, उसके बाद जब नशा उतरता था तो उनको बाहर ले आया जाता था उस जगह से, और उसके बाद में उनको कहा जाता था कि वापस जाना है अगर जन्नत में तो तुमको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो जो ग्रुप था दे वेयर कॉल्ड हशीशीन्स, हशीशीन, हाँ, सही जहाँ बोला। से फिर वो मॉडर्न डे असैसिन वर्ड आता है। हाँ, असैसिन, असैसिन क्रीड तो वीडियो गेम है। जी जी। हाँ, तो ये असैसिन का सिस्टम ही वहीं से शुरू हुआ, बेस्ड ऑन एडिक्शन। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए तो ये मॉडर्न वेयरफेयर टूल है, जंग का एक टूल है। बिल्कुल। ये धीरे धीरे अभी हाँ। ज़रूरी नहीं है कि खुले तौर पर वॉर होना, जो आपके बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल। से जिस तरह से वॉर हो रहा है, आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, आपके थॉट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बोल तो नहीं, किसी को डिस्ट्रॉय करना है आप उसके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और सही। ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये हम्म। कर रहा है। कल्चर तो कर ही रहा है, रिलेशनशिप्स कर रहा है, सही। हेल्थ कर रहा है, रिलेशनशिप्स कर रहा है, करियर कर रहा है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट जो अपने ग्रोइंग फेज में है, चाहे वो पीएचडी में हो, चाहे वो रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय जो है वो सोचता है कि भाई उसका दिमाग कहीं और जा रहा है, उसका दिमाग कहीं और जा रहा है, उसका दिमाग जा रहा है वीडियो गेम्स में, उसका दिमाग जा रहा है पोर्नोग्राफिक साइट्स में, उसका जी। दिमाग वो तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा। तो हुआ ना, साइंटिफिकली एक कंट्री का पीछे होना ये काफ़ी नहीं है, इस जरिए से काफ़ी है। आप उसके यूथ को मैनिपुलेट कर दीजिए ना, यूथ ही तो है जो एक कंट्री के बेस को मजबूत करता है। बिल्कुल। और अगर आप यूथ मैनिपुलेटेड है तो आपको क्या चाहिए। आज देखिए अगर 70s 80s आप देखिए और अभी करंट सिनेरियो देखिए, साइंटिफिक ग्रोथ, आई एम नॉट हियर टू जज द साइंटिफिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, बट वी हैव कम, हम लोग ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ आर साइंटिफिक इनोवेशन और साइंटिफिक ग्रोथ ये सब इफेक्ट हुए हैं। जी, और ये तो दिखता भी है ना, अभी जो पेपर्स की क्वालिटी है, अभी कुछ दिन पहले शायद SCI का कुछ इंडेक्सिंग का ये आया था जहाँ पर इंडियन जर्नल्स को और इंडियन ऑथर्स को बहुत सारा रिडेक्ट किया गया। ये भी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है इंडियन ऑथर्स की, ये बहुत तो एक ज़्यादा, फैक्ट है, इसमें ये कुछ फैक्ट किया है, नहीं जा ये कुछ सकता। नहीं किया सकता है। ये वक्त के साथ जो है एक्सपेरिमेंट्स, ऑनेस्टली एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करके पेपर, रिसर्च पेपर किया जाए, वो ज़्यादा डिमांडिंग है, वो ज़्यादा अच्छा है। और अभी भी यूरोपियंस और अमेरिकन्स को ये लोग साइंस में इम्प्योरिटी घुसने नहीं दिया। ये लोग साइंस को अभी भी प्योर रखा है। आप देखिए यही वजह है कि जितनी टेक्नोलॉजीज जो है यूरोप और अमेरिका और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के थ्रू जो आ रही है और कहीं से नहीं आ रही है। US FDA में जो नई नई दवाएं हैं ये कौन ला रहा है, तो हम लोग नहीं ला रहे हैं, हमारे इनोवेशंस तो नहीं है, ये उनके इनोवेशंस है। सही। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये होगा आदिल भाई कि कुछ हलाल डोपामिन सोर्सेज हमें बताइए जिसको एज ए रिप्लेसमेंट हमारे यूथ इस्तेमाल कर सकें। देखिए डोपामिन, जैसे बात हमारी हो रही थी तो मैंने कहा कि डोपामिन सस्टेन्ड रिलीज जो है जी वो बेनिफिशियल है, और स्पाइक रिलीज वो डेंजरस है। तो ये सस्टेन्ड रिलीज जो है एक्सरसाइज के जरिए अचीव की जा सकती है, कैलीग्राफी की जा सकती है, ऐसा वो काम जो जिसमें पेशेंस लगे वो किया जा सकता है। खासकर कुछ ड्राइंग, लैंडस्केप ड्राइंग जो हलाल है, जहाँ उलमा उस पर रोक नहीं किए, जिस पे रोका नहीं उलमा ने, तो वो सब किया जा सकता है। सही। दिस आर ऑल गुड हलाल सोर्सेस। आप क्रिकेट खेलिए, आप खुद को पेशेंस, सबसे इम्पोर्टेंट है टू डेवलप पेशेंस। इवन इफ आई एम, मैंने आई वुड नॉट रिग्रेट इफ आई से दिस कि अगर आप लंबी लाइन में खड़े हैं तो आप वहाँ खड़ा होकर के आप वो लाइन को पूरा फेस करिए। हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन भी मेरे जहन में था कि आजकल ये हो गया है कि बोर्डम एक टैबू हो गया है कि मुझे बोर नहीं होना है, हर वक्त कुछ चाहिए बोर्डम से बचने के लिए।
लेकिन बोर होना क्या मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है? बोर होना जो है ना, हम्म, इसका डेफिनेशन जो है बहुत ही वेग है। अच्छा। ठीक है, एक आदमी एक समय में बैठ करके रिलैक्स कर रहा है और दूसरा आदमी उसी समय में बैठ करके वो खुद बोल रहा है कि बोर हो रहे हैं। आदमी आदमी के पास दिमाग है, आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आदमी के पास दिमाग है, आदमी बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत प्रोडक्टिव सोच सकता है। मैं बताऊं कि रिसर्च गैप का मामला चल रहा था। रिसर्च गैप मिलता नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं एक नया तरीका इस्तेमाल किया। मैं अकेले बैठता, मैं चुपचाप सोचता कि हमारे आम जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यू विल नॉट बिलीव आई हैव कम अप विद सम आइडियाज। हालांकि वो मटेरियल साइंस से जुड़ा हुआ है वो सब आइडिया, डेवलपिंग समथिंग, आई कैन नॉट रिवील इट ओवर हियर। ठीक है ना, आया इमीडिएटली। तो लग रहा था मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सोचते बैठ के सोचते वो आया दिमाग में, और वो रियल टाइम प्रॉब्लम था। उसके बाद लिटरेचर सर्च के बाद पता चला कि तो रियल टाइम प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस ही नहीं हुआ ये। अब हम लोग उस पर प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले हैं हम लोग इंशाल्लाह। तो ये तो होता है। बोरियत जो होता है जी, वो हमारे दिमाग का पैदा किया हुआ है। ठीक है ना, आदमी कभी बोर नहीं होता। ये हमारे दिमाग का मामला है, और ये कंटेक्स्ट का मामला है। सही। एक आदमी एक जगह पे बैठ के बोर नहीं हो रहा, दूसरा आदमी बैठ करके बोर हो रहा, फील कर रहा है कि हम बोर हो रहे हैं। अगर आप सोचेंगे तो आप बोर होंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत कुछ है। एक आदमी चुपचाप घर में भी आकर के बैठ के रिलैक्स कर सकता है दिमाग को। अब वो ये दिमाग में सोच ले कि मेरा दिमाग रिलैक्स कर रहा है, मेरी बॉडी रिलैक्स कर रही है, क्या हर्ज है? वो ये क्यों सोचेगा? ये भी तो ऑप्शन है। सही, वो ये क्यों सोचेगा की बात है। वो ये क्यों सोचेगा कि हम बोर हो रहे हैं? सही। जैसे ही वो सोचेगा कि हम बोर हो रहे हैं, तो दिमाग जो है उसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा, यू हैव टू डू समथिंग। बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। जैसे आपने जो पॉइंट कहा उस पर मुझे याद आ रहा है, मैंने सुना था एक बहुत मशहूर सेल्समैन है ब्रायन ट्रेसी। अच्छा। तो उसका एक मशवरा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होता है तो उसने कहा कि ये 100% ऑफ द टाइम ये टेक्निक काम करती है। जस्ट लॉक योर सेल्फ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन इन अ रूम फॉर 1 आवर, एंड उसके बाद आइडियाज बिल्कुल आपके दिमाग में फ्लो होने लगेंगे। आधे घंटे तक कुछ भी नहीं होगा, 40 मिनट तक कुछ भी नहीं होगा, फिर अचानक से आपको हर तरह के आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे और आप एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन। ये जो ओपिनियन है उनका जी, टू वेरी एक्सटेंट इट इज वेरी हेल्पफुल। वो क्योंकि मैं जब पढ़ना चालू किया तो रिसर्च तो वास्ट है जी, और मेरी एक्सपर्टाइज जो है वो ड्रग डिलीवरी है, स्पेशली ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी। तो मैं मटेरियल साइंस पे भी मेरा काम है। अच्छा। तो मैं सोच रहा था, तो शुरुआत में जब मैं बैठा अकेले ऐसे ही बैठता था, सोचता था कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हमारे आम जिंदगी में फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट से क्या प्रॉब्लम हमारे आम जिंदगी में है, चाहे दवा को खिलाना, चाहे दवा को पैकेजिंग करना, या कुछ भी। ठीक है, तो शुरू में तो नहीं आ रहा था। शुरू में मैं आधा घंटा 40 मिनट बैठा, उठ गया, मैं नहीं हो पाया मुझसे। फिर बाद में जो है मैं फिर बैठा, मैं एक और ट्राई लिया, और ये बहुत इफेक्टिव है। और बहुत इफेक्टिव है। सही। कभी कभी ऐसा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं चले गया ऐसे ही चल करके चाय पीने, वहाँ बैठा हूँ अकेला, चाय पी रहा हूँ, सोच रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, सोच रहा हूँ। आते हैं आइडियाज, लेकिन आपको थोड़ा सिक्लूजन इख्तियार करना पड़ेगा। मेरे लिए पर्सनली वॉकिंग बहुत काम करता है। हाँ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन में वॉक करते हैं तो उस वक्त में कोई भी एक फिक्स स्क्रीन या कुछ भी नहीं है आपके पास ना, आप बस चल रहे हैं, दिमाग आपका। यस, एकदम सही, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये तो इफेक्टिव है। टॉयलेट में भी बैठ के लोगों को आइडियाज आते हैं। तो मैं वो टॉयलेट वाला जो है, टॉयलेट इट्स बेटर नॉट टू स्पेंड मच टाइम इन टॉयलेट। बिल्कुल, इस्लामिकली इट इज नॉट रिकमेंडेड। जी बिल्कुल ना, टॉयलेट में ना ही बैठा जाए देर तक तो बेहतर है। वो शैतानी जगह है। जी खुब्सी वल खवाइस। हाँ, आप जिस पर्पस से गए हैं उस पर्पस को फिनिश करके आप बाहर निकलें जितना जल्दी हो सके। जी जज़ाकल्लाह खैर आदिल भाई, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा ये सेशन। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इंशाल्लाह और भी एपिसोड्स में आपको हम लोग बुलाएंगे। जैसे एक एपिसोड हम लोग करेंगे अगर फार्मेसी एज ए करियर पर,
तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल डिस्कशन आपके साथ करनी है कि क्या क्या पाथवेज हैं फार्मेसी में और कैसे कैसे करके इसमें एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। तो ये था रूट्स एंड विक्स का आज का हमारा एपिसोड। इसी तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।